नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट इज़ एन आयन। आयन क्या होते हैं? तो कंपाउंड जनरली जो मेटल और नॉन मेटल के बने होते हैं वो चार्ज स्पीसीज कंटेन करते हैं और दी चार्ज स्पीसीज आर कॉल्ड आयन। नाउ जो पॉजिटिव रहेगा उसको कहेंगे कैटायन और जो नेगेटिव रहेगा उसको एनायन कहेंगे। एनायन, एन में क्या है? नेगेटिव। जनरली बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो एन जो है आपको पकड़ना है और एन मीन्स व्हाट? नेगेटिव। थोड़ा सिमिलर है, तो नेगेटिव जो होंगे वो एनायन होंगे। अब सोडियम क्लोराइड अगर लेते हैं तो सोडियम जो होगा वो क्या हो जाएगा? Na+ के रूप में होता है और क्लोरीन जो होता है वो Cl- के रूप में होता है, तो क्लोरीन हो जाएगा कैटायन और ये हो जाएंगे एनायन। तो कभी कभी जो होते हैं ग्रुप ऑफ एटम, सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करना, पॉली एटमिक आयन। तो पॉली एटमिक आयन, जब ये पॉली लगा है, जब ये पॉली वर्ड किसके लिए है? मैनी। तो मैथ में जैसे पढ़ते हैं पॉलिनोमियल, फिर पॉलीमर, तो क्या होता है? मैनी। तो मैनी जो है एटम, एटमिक आयन। तो बहुत सारे ऐसे आयन जिसमें बहुत सारे जो है जो आयन जिसमें बहुत सारे जो है एटम है, तो दे आर कॉल्ड पॉली एटमिक आयन। तो पॉली एटमिक आयन कौन कौन से हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ये आयनिक कंपाउंड है। क्योंकि आयन से बने हुए जो कंपाउंड होते हैं दे आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। और उस आयनिक कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होती है उसको कहा जाता है आयनिक बॉन्ड। तो ये जो बॉन्डिंग होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, यही दोनों अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मैग्नेट का अपोजिट पोल अट्रैक्ट करता है और दोनों जो है एक बंधे हुए रहते हैं और ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैल्शियम क्या है? मेटल है और ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। उसके बाद मैग्नीशियम सल्फाइड है, तो मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम और सल्फर, और रेशियो बाय मास आप देख सकते हैं। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन का मास ले उसको सिंप्लीफाइड रेशियो में चेंज किया गया है। तो सोडियम क्लोराइड, तो आप देख सकते हैं सोडियम का कितना मास होता है? 23, और क्लोरीन का कितना होगा? 35.5। तो इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते, तो ऐसे ही रह गया 23:35। तो ये रहे आपके जो भी आयनिक कंपाउंड है वो इसमें आ गए, एग्जाम्पल ऑफ आयनिक कंपाउंड। नाउ अब फॉर्मूला कैसे लिखें? जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसको कैसे लिखना है? जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है तो CaO ही क्यों होगा? मैग्नीशियम सल्फाइड है तो आपका जो है उसका क्या फॉर्मूला होगा? सोडियम क्लोराइड है तो NaCl ही क्यों लिखेंगे? या अब और भी जो हमारे सामने चैलेंजेस आएंगे उसको कैसे लिखना है? तो सबसे पहले एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है उसको कहा जाता है वैलेंसी। दे आर कॉल्ड वैलेंसी। और वैलेंसी जो है वो ये फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है कि कैसे एलिमेंट जो है कंबाइन करते हैं दूसरे एक। जनरली क्या होता है कि एटम ऑफ एलिमेंट कंबाइन करते हैं, ना कि एलिमेंट कंबाइन करेंगे। जो एटम ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विथ एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। तो ये कौन डिसाइड करेगा? कंबाइनिंग कैपेसिटी ये कौन डिसाइड करेगा? वैलेंसी। तो वैलेंसी जो है बिल्कुल हैंड की तरह माना गया है, हैंड की तरह मान लेते हैं कि हैंड है। तो सपोज करो ह्यूमन जो आदमी है उसका तो 2 हैंड है, 2 हैंड, 1 and 2। और जो ऑक्टोपस अगर लेते हैं तो ऑक्टोपस का एग्जाम्पल लेते हैं, उसके कितने हैंड है? 8 है, तो इसीलिए ऑक्टोपस है वो 8 जो है 4 5 6 7 8। अब एक ऑक्टोपस है वो कितने जो है ह्यूमन को पकड़ सकता है? एक ऑक्टोपस जो है कितने ह्यूमन को पकड़ सकता है? कितने ह्यूमन को पकड़ सकता है? तो और दोनों हाथ को पकड़ना है, ये नहीं कि एक हाथ को, क्योंकि ह्यूमन का तो 2 हाथ और उसके 8 हैंड। तो अब यहाँ पे ऑक्टोपस का हम लिखते हैं, ऑक्टोपस का हम लोग हैंड का नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ह्यूमन का हैंड कितना हो जाएगा? अब ये दो जो हैंड है उसको 2 हैंड चाहिए, तो 2 हैंड ह्यूमन के हो गए, ह्यूमन H हो गया। फिर ये ह्यूमन H हो गया, ये ह्यूमन
H हो गया, ये ह्यूमन H हो गया। तो अब देखिए कि एक ऑक्टोपस को 8 ह्यूमन चाहिए पूरी तरह क्या करने के लिए, पूरे उसके हैंड और ह्यूमन के हैंड दोनों मिल जाएंगे। तो 1 ह्यूमन, 2 ह्यूमन, 3 ह्यूमन, 4 ह्यूमन। तो ऑक्टोपस तो एक ही है और ह्यूमन कितने हो गए? 4। तो एक ऑक्टोपस पे कितना ह्यूमन? 4 ह्यूमन। तो ये होगा। अब एक्चुअली लिखना क्या है, कैसे है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा ये जो भी सिंबल है, और आपको आयंस याद रखने पड़ेगा इसको लिखने के लिए। अ, तो 2 चीज़ आपको याद रखना है, सिंबल याद रखना है और वैलेंसी याद कर रखना है। तो सिंबल जो है, सिंबल तो आपके हो गए Na, जो है पोटेशियम, जो है K, Ag, ये सब। और वैलेंसी जो है चार्ज स्पीसीज के रूप में, चार्ज के रूप में लिखा गया है यहाँ पे। तो इसको और भी अच्छे से हम वैलेंसी जो है नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, तो उसमें हम अच्छे से जानेंगे। तो क्या रूल्स है केमिकल फॉर्मूला लिखने के? तो एक रूल्स क्या है, कहता है कि चार्जेज जो आयन के होंगे वो बैलेंस होंगे। तो अगर +2 है तो -2 होगा, तभी बैलेंस होगा, जीरो आएगा। बैलेंसिंग का मतलब क्या होगा? जीरो आएगा। बैलेंस कैसे होता है इक्वेशन कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होगा, तभी जीरो निकलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो होगा +2 और -2 तभी जीरो होगा, या +1 और -1 तभी जीरो होगा। तो जो बैलेंस जो है होना चाहिए, वैलेंसीज और चार्जेस जो आयन का होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद जो भी हम लोग जो कंपाउंड लिखेंगे, आयनिक कंपाउंड का अगर फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं तो उसमें मेटल पहले आएगा और नॉन मेटल बाद में आएगा। तो जैसे हमने NaCl का लिखा तो Na जो है मेटल है तो पहले आया, कैल्शियम ऑक्साइड का कैल्शियम पहले आया, आयरन सल्फाइड का आयरन पहले आया, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर पहले आया। तो इस तरह हम लोग लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। तो मेटल जो है हमेशा पहले आता है। अब पॉलीएटमिक आयन के केस में जो नंबर ऑफ आयन जो होंगे उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे पॉलीएटमिक आयन के केस में क्या हो गया, यहाँ पे आयन जो है पॉलीएटमिक है, ये जो था सिंगल था, यहाँ पे क्या है OH है, 2 आयन है, तो ये क्या हो गया पॉलीएटमिक। तो पॉलीएटमिक जो है उसमें क्या लिखेंगे हम, जो है इसमें ब्रैकेट देंगे और नंबरिंग करेंगे, तब नंबरिंग करेंगे। और ब्रैकेट को OH, जैसे MgOH2 लिखा है ना तो 2 लिखेंगे। लेकिन जब क्या होगा कि अगर मान लो कि 2 नहीं लिखना है, सिंपल है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सीधा इस तरह भी लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो अगर 2 रहता, 3 रहता तो हमको ये ब्रैकेट करना पड़ता, लेकिन ब्रैकेट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा जब इसमें जो है नहीं होंगे। अब फॉर्मूला जो है सिंपल कंपाउंड का कैसे लिखना है, तो सबसे पहले 2 चीज़ आपको याद रखना है कि आपको सिंबल याद रखना है, बट और क्या याद रखना है, वैलेंसी याद रखना है। तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पे आप समझ जाओगे, लेकिन बाकी के लिए आपको नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको पढ़ना है बहुत ही अच्छे से। तो थोड़ा बहुत के लिए यहाँ पे ठीक है। अब जो भी अब यहाँ पे क्या है वो देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखना पड़ेगा सिंबल, और सिंबल आप देख सकते हैं कि H और Cl, मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड का सबसे पहले सिंबल लिखा है एलिमेंट का, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब उसके नीचे जो वैलेंसी लिखना है, तो हमको ये देख लेना है कि नॉन मेटल है तो जनरली नॉन मेटल में जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं आता है। तो अब मैं यहाँ पे वैलेंसी लिखूँगी। अब यहाँ पे मैंने वैलेंसी भी लिख लिया है। हाइड्रोजन का 1 वैलेंसी है और क्लोरीन का 1 वैलेंसी है। अब मैं क्या करूँगी, इसको क्रॉस ओवर करूँगी। तो जो क्रॉस ओवर करने के बाद जो क्लोरीन साइड में वैलेंसी होगा वो हाइड्रोजन में आ जाएगा, और जो हाइड्रोजन साइड में वैलेंसी होगा वो वो क्लोरीन में चला जाएगा, और जो क्लोरीन साइड में जो नंबर होगा, जो वैलेंसी का नंबर होगा, तो वो हाइड्रोजन साइड में चला जाएगा। तो फिर क्या होगा, तो ये हो जाएगा H1Cl1। तो हम जो है इस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे H1
Cl1। तो H1Cl1, चूँकि 1 को तो हम जो है नहीं भी लिख सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा ये हो जाएगा HCl। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोजन सल्फाइड का। नेक्स्ट एग्जाम्पल किसका है? हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या लिखेंगे? फिर सिंबल हाइड्रोजन का और सल्फर का, हाइड्रोजन और सल्फर का लिखेंगे। हाइड्रोजन सल्फर का सिंबल लिख दिए। फिर क्या करेंगे हम उसमें, उसके कितने सबसे पहले अब देख लेना वैलेंसी कितने थे। तो वैलेंसी जो है हाइड्रोजन का 1, वैलेंसी हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? वैलेंसी जो हो जाएगा हाइड्रोजन का वो हो जाएगा 1, और सल्फर का जो वैलेंसी हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ओके, अब इस दोनों का क्रॉस ओवर कर देंगे। तो जिसका नंबर जो है अपोजिट साइड में देना है, तो हाइड्रोजन के साइड में जो कितना आ जाएगा 2, क्योंकि सल्फर की साइड में क्रॉस ओवर करना, अपोजिट करना है इसको, 2, और सल्फर की साइड में 1 है तो 1। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, H2S हो जाएगा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? H2S। तो आप जो है इसका इधर भी देख सकते हैं, आयनिक वाला में, आयनिक में हाइड्रोजन का कितना आ रहा था? हाइड्रोजन का H+ हो रहा था, सल्फर का 2- हो रहा था। तो जो है 1 यहाँ से लिया गया, प्लस है, प्लस कितना प्लस है? 1 है, तो 1 लिया गया है। सल्फर पे कितना माइनस है? तो 2 है, तो 2- लिया गया है। अब नेक्स्ट करते हैं, एक एक करके हम लोग सब करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे कार्बन के केस में करेंगे। तो कार्बन का होता है 4। कार्बन का क्या होता है? 4। ये वैलेंसी आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जो है आप कर सकते हैं। तो मैंने कार्बन का लिखा यहाँ पे, कार्बन का लिखा C। अब किसका निकालना है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन का C और क्लोरीन का L, Cl। कार्बन का C और क्लोरीन का Cl। अब वैलेंसी लिखेंगे, सिंबल हो गया। अब वैलेंसी लिखेंगे, तो वैलेंसी जो है कार्बन का 4, कार्बन का 4 और Cl का कितना था? कितना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, जैसे HCl में भी हम लोग को ने किया, Cl पे माइनस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है, Cl पे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, फिर क्रॉस ओवर करेंगे, जिसके तरफ जो नंबर था वो नहीं दे के दूसरे वाले नंबर को हम चूज़ करेंगे। जैसे कार्बन की तरफ तो 4 है, लेकिन हम किसके साइड का नंबर चूज़ करेंगे? क्लोरीन के साइड का। तो ये हो जाएगा C1Cl4। अब इसको हम लोग C1 को हटा सकते हैं, CCl4। ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऐसे भी आप ये समझ सकते हैं कार्बन टेट्रा, टेट्रा वर्ड क्या है? 4। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट आपका है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड अब लिखना है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो हो जाएगा उसका हम लोग लिखते हैं यहाँ से, यहाँ पे मैं लिखती हूँ। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम का क्या होता है सिंबल? तो मैग्नीशियम का होता है Mg। मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg। उसके बाद क्लोरीन का क्या सिंबल होगा? Cl, जो अभी मैंने पढ़ाया है। उसके बाद मैग्नीशियम का जो है कितना चार्ज होगा, जस्ट हम लोग देखते हैं। ओके, तो मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा? Mg2+, Mg2+, उसमें आप देख लीजिएगा बॉक्स में, एक दो बार प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। 1-। अब प्लस माइनस हम लोग नहीं देंगे, जो हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें नहीं देंगे, सीधा हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस ओवर करेंगे। किसके साइड में क्या आ रहा है? तो Mg1 और Cl2। तो ये हो जाएगा MgCl2। ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये हो गया
अब एक चीज़ और देखना है इसमें कि चार्ज बैलेंस हुए हैं कि नहीं। ओके, तो चार्ज जो होंगे, तो चार्ज मैग्नीशियम के एक्चुअली कितने हैं, इसके नीचे मैग्नीशियम के नीचे हमने +2 लिखा है, तो मैग्नीशियम के चार्ज कितने हैं Mg2+। और क्लोरीन कितना है, 2 क्लोरीन हमने लिखा है, तो क्लोरीन के चार्ज हो गए, एक क्लोरीन के एक चार्ज 1 माइनस और -1, और दूसरे क्लोरीन के 2 माइनस हो जाएंगे। दोनों क्लोरीन के कितने चार्ज कुल मिला के हो जाएंगे 2 माइनस, तो यहाँ पे 2 माइनस देंगे। अब इसको हम लोग प्लस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक 2 प्लस और एक 2 माइनस, दोनों क्या हो जाएगा, दोनों जो है दोनों क्या हो जाएगा, दोनों जो हो जाएगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, दोनों न्यूट्रल हो गया। तो इट मीन्स ये जो है फॉर्मूला सही है, इसका फॉर्मूला जो होगा MgCl2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और भी देखते हैं, जैसे अल्मोनियम ऑक्साइड। तो अल्मोनियम का अब देखो इधर कितना चार्जेस है, आपको पहले याद नहीं रहे ना, तो पहले ये देखते रहो कि कितना चार्जेस है। तो अल्मोनियम जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है, 3rd नंबर जो लिखा हुआ है ये दिख रहा है Al3+। Al क्या है, 3+ है, Al जो है 3+ है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो है फ्रेश में लिखती हूँ। तो अल्मोनियम का 3+ और क्या चीज़ का था, अल्मोनियम ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन का कितना होगा 2 माइनस। तो अल्मोनियम का पहले अल्मोनियम ऑक्साइड है तो अल्मोनियम का सिंबल, देन ऑक्सीजन का, अब चार्ज लिखेंगे 3+ और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 2 माइनस। जो चार्ज है उसको देख लेना है आयन का कितना चार्ज होगा। अब फिर क्रॉस ओवर करेंगे, क्रॉस ओवर करने के बाद क्या मिलेगा, क्रॉस ओवर करने के बाद हमको मिलेगा Al, ये जो है ये 2O, ये 3। ओके, तो ये जो हो जाएगा अल्मोनियम ऑक्साइड हो जाएगा। उसी तरह कैल्शियम का भी लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड का Ca ऑक्सीजन, देन कैल्शियम के नीचे 2+, ऑक्सीजन के नीचे 2 माइनस। नाउ 2 माइनस लिखेंगे, अब क्रॉस ओवर करेंगे इसको, तो Ca2 और ऑक्सीजन 2। अब इसको सिंपल रेशियो में चेंज कर दो, CaO, तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, यहाँ तक जो है हमारा बन गया। अब जो है सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखना है। तो सोडियम का हम लोग लिखेंगे Na, सोडियम का क्या लिखेंगे Na। नाइट्रेट के लिए हम फिर वापस जाएंगे, नाइट्रेट का क्या है फॉर्मूला, तो नाइट्रेट जो है आ गया आपका इधर, नाइट्रेट किधर आ गया, नाइट्रेट आ गया आपका इधर आ गया नाइट्रेट। तो ये जो नाइट्रेट है NO3- है यहाँ पे, आप देख सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देन हमें नाइट्रेट का फॉर्मूला सर्च करना है, तो ये है नाइट्रेट का फॉर्मूला। अब NO3- है, एक माइनस है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे NO3। अब सोडियम का कितना था +1, नाइट्रेट का कितना है -1। अब हम इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, सोडियम का फॉर्मूला नंबर जो है नाइट्रेट साइड के वाला लिखेंगे और नाइट्रेट का जो है नंबर वो सोडियम साइड वाला लिखेंगे, तो NO3 हो जाएगा, 3 सीधा हो जाएगा। और चूँकि ये पॉलीएटमिक जो आयन है, तो इसको क्योंकि एक से ज़्यादा है, Na भी हो गया 1, अब सिंपल रेशियो में चेंज कर दो, NaNO3, दिस इज सोडियम नाइट्रेट। तो आई होप जो है आपको अच्छे से लिखना आ गया होगा, तो इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। नाउ अब जो है हम लोग को देखना है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगेन हम लोग जाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगेन हम लोग जाते हैं टेबल में। कैल्शियम का तो पता है 2+, जो बार बार हमने किया था, और
कैल्शियम क्या था, हाइड्रोक्साइड था। तो हाइड्रोक्साइड कहाँ पे गया, हाइड्रोक्साइड आपका यहाँ पे है सबसे ऊपर हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड का कितना है, OH माइनस। तो चलिए अब लिखते हैं। अब तो हमें पता चल गया कि क्या है इसका। तो अब हम लोग लिखते हैं इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखती हूँ मैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो हो जाएगा, यहाँ पे मैंने फिर से इसको कर दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सबसे पहले सिंबल OH। ओके, कैल्शियम का हो जाएगा, कैल्शियम का कितना हो जाएगा, कैल्शियम का 2+ और हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा 1-। ओके, अब क्या करेंगे, फिर क्रॉस ओवर, कैल्शियम का ये वाला लिखेंगे Ca1 और OH होल टू अगेन पॉलीएटमिक जो होगा उसमें होल 2 लगाएंगे। तो इसको हम सिंपल में लिखेंगे CaOH होल 2। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ बचे हुए हैं, सोडियम कार्बोनेट। अगेन सोडियम लिखे, उसके बाद कार्बोनेट CO3। अब सोडियम कितना आ जाएगा, सोडियम का तो पता ही है, बहुत सारा किए हैं हम लोग, Na+ और CO3 में जो है फिर से इधर जाएंगे, ऐसे इधर लिखा हुआ है तो ऐसे भी प्रैक्टिस करने से याद ही हो जाएगा। बाकी नहीं हो तो बार बार आपको देखना पड़ेगा। 2-। तो अब ये जो होगा फिर से हम लोग ऐसे ही करेंगे, Na2CO3। अब इस यही 1 लिखते तो 1 का तो ज़रूरत ही नहीं है, तो सीधा डायरेक्ट मैंने लिख दिया। तो इतना डिस्कशन के बाद आपको जो है पता चल गया होगा। तो इस तरह जो है हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और बहुत सारा फॉर्मूला लिखना है। अब है फॉर्मूला यूनिट मास। तो फॉर्मूला यूनिट मास जनरली जो होता है, अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट। तो मॉलिक्यूलर मास लिखना बहुत ही इजी है। तो अब कैसे, मास एंड मोल कंसेप्ट। अब क्या है, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। तो मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास मैं बताना चाहूँगी। तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास सम ऑफ ऑल द एटमिक मास प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो ये एटमिक मास कैसा है, ये जो मॉलिक्यूलर मास कैसा है, रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल को के मास को किसी से कंपेयर करते हैं। तो बिल्कुल शॉपकीपर की तरह शॉपकीपर भी क्या करता है, कंपेयर करता है नोन से अननोन को। तो उसी तरह इसमें भी कंपेयर किया जाता है और इसको जो लिखा जाएगा वो AMU में लिखा जाएगा। तो AMU और जिसको U में, जिसका यूनिट होता है U। तो AMU हो गया यूनिट, एटमिक मास यूनिट, और जिसको हम लोग लिखेंगे U, तो सिंबल हो जाएगा U। तो अब हम लोग वाटर का सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो वाटर का क्या हो जाएगा, तो वाटर का मैं लिखना चाहूँगी यहाँ पे। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2O। ओके, तो वाटर में क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो क्या करेंगे, एटमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1U दिया हुआ है और जो एटमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है 16U दिया हुआ है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इंटू हाइड्रोजन, एटमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, और 1 इंटू एटमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ये लिख सकते हैं। अब इसको लिखना है जैसे इसमें दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है, हाइड्रोजन जो है उसका एटमिक मास है 1U प्लस ऑक्सीजन का एटमिक मास है 16U। तो अब दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2U प्लस 16 1 जा 16U। ओके, अब ये जो हो जाएगा 2 + 16, ये हो जाएगा 18U। ओके, तो ये 18U
हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट जो हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट में भी वही हम लोग देखते हैं, HNO3 है। तो HNO3 एक हाइड्रोजन, उसके बाद जो है आप देख सकते हो HNO3 में क्या है, HNO3 एक हाइड्रोजन है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन है, और 3 एटॉमिक मास ऑफ 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का, जैसे HNO3 का हमने डायरेक्ट मैं लिखती हूँ क्योंकि वो सब समझ में आ गया होगा। तो HNO3 का 1 हाइड्रोजन का 1 इंटू 1 प्लस नाइट्रोजन का 1 इंटू 14 प्लस ऑक्सीजन का 3 इंटू 16 अभी हमने निकाला था। फिर इसको करेंगे तो 1 प्लस इसको करेंगे तो 14 प्लस इसको करेंगे तो 48। तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा, 63 U। ओके, तो 63 इसका जो है मॉलिक्यूलर मास निकल गया। अब नेक्स्ट जो है फार्मूला यूनिट मास। फार्मूला यूनिट मास आयनिक कंपाउंड के केस में होते हैं, और इसमें बिल्कुल जो है मॉलिक्यूलर मास जो होंगे, जो नॉन मेटेलिक जो होंगे उनके बीच में होंगे, लेकिन ये जो फार्मूला यूनिट मास जनरली आयनिक कंपाउंड, क्योंकि आयन का जो रहने का तरीका है बिल्कुल अलग होता है, तो इसीलिए इस केस में हम लोग फार्मूला जो है एटॉमिक फार्मूला यूनिट मास निकालते हैं, और बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमने इसको कैलकुलेट, जैसा हमने इसमें लिखा है, बस वर्ड में लिखा हुआ है कि फॉर्मूला। तो अब देखो NaCl यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 इंटू 23, जैसे NaCl है तो 1 सोडियम है तो 1, उसके बाद Na23 प्लस 1 इंटू 35.5 तो 58.5 U हो गया। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने किया, सभी आयन का एटॉमिक मास लिखेंगे, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एटम जितने प्रेजेंट हैं, उसके बाद प्लस कर देंगे। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड का बिल्कुल वैसे ही है। तो कैल्शियम एक एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, और ये क्या दिया हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, और 2 जो है क्लोरीन है, तो क्लोरीन जो हो जाएगा 2 एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो अब जो है 140 होता है एटॉमिक मास कैल्शियम का, तो 40 प्लस 2 इंटू 35.5 इज इक्वल टू जो है 111 U हो जाएगा। तो U लिखना बहुत ज़रूरी है, जैसे kg है, क्योंकि मेज़रमेंट जो है हमेशा यूनिट के साथ चलता है। न्यूमेरिकल वैल्यू होगा प्लस यूनिट होगा। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आप दे देते हो और यूनिट दे तो भी इनकम्प्लीट है, और यूनिट अगर लिख देते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग नहीं देते हैं तो भी गलत है। तो जनरली क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू में हम लोग गलती नहीं करते, हम लोग यूनिट देने में, तो यूनिट आपको लिखना ज़रूरी है। अब चलिए हम नेक्स्ट जो कंसेप्ट है मोल कंसेप्ट करते हैं। तो मोल कंसेप्ट जो है ये मोल किसको कहा जाता है, तो अब एक रिएक्शन एग्जांपल में दिया हुआ है, 1 मिनट। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं एक जो है एग्जांपल लिया गया है एक रिएक्शंस का,2S2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2S2O, ये दिया हुआ है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, ये इंडिकेट करता है कि 2 हाइड्रोजन, इस रिएक्शन में क्या देख रहे हैं, इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन जो है एक ऑक्सीजन से मिल रहा है, और ये बन रहा है S2 2S2। तो 2 मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन का है वो कंबाइन कर रहा है एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये 2 मॉलिक्यूल वाटर का फॉर्म कर रहा है। और इसको हम और भी चीज़ हम इंडिकेट कर सकते हैं मास के टर्म में। तो मास के टर्म में आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो गया है कि 4 जो है 4U ऑफ हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा मास, हाइड्रोजन H2 है तो H2 का हो जाएगा एक जो H2 का हो जाएगा
2 U और 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो इसका 4 U हो जाएगा। तो 4 U जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो कंबाइन कर रहे हैं 32 U, 32 U ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ये बन रहे हैं 36 U जो है वाटर मॉलिक्यूल। जब इसका फॉर्मूला निकालेंगे, वाटर का हमने कितना निकाला था, हमने निकाला था 18 U निकाला था। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे 2 जो है वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ जो हमने देखा रिएक्शन में, जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है उसमें 2 चीज़ हमने देखा। ये कैरेक्टराइज होता है मास से और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताया कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का कंबाइन कर रहा है तो 2 मॉलिक्यूल वाटर का फॉर्म कर रहा है। और दूसरा क्या हमने बताया, मास। तो ये जो क्वांटिटी सब्सटेंस का, ये इसमें 2 चीज़ होता है, मास होता है और या उसका नंबर ऑफ जो है मॉलिक्यूल होता है। तो केमिकल रिएक्शन जो होता है वो केवल क्या बता रहा है, इसको देख के आपको क्या लग रहा है, क्या आपको पता चल रहा है 4U? आपको तो फॉर्मूला याद करना, मास याद करना, मास इसका कितना होता है, हमने जिसके दिमाग में होगा कि हाँ इतना होता है। लेकिन इस रिएक्शन को देख के तो 4U देन ये जो हमने निकाला 32U, ये सब तो नहीं आ रहा है। तो इस केमिकल रिएक्शन में तो बस क्या पता चल रहा है कि 2 जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का वो कंबाइन कर रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, और इससे क्या बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल जो है वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो इससे तो यही पता चल रहा है, केमिकल रिएक्शन से तो पता ही नहीं चल रहा है। तो अब ये जो है ये अच्छा होगा कि हम ऐसे जो है सब्सटेंस को, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को ऐसे टर्म में जो है ऐसे टर्म में दिखाएं जिसमें क्या होगा, ऐसे टर्म में हम लोग दिखाएं कि in terms of number of its molecule or atom rather than its their masses। तो क्वांटिटी को हम लोग दिखाएं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। तो ये क्वांटिटी को दिखाने वाला एक नया यूनिट बना जिसका नाम था मोल। जिसका नाम क्या था, मोल। और ये मोल जो था किसी भी स्पीसीज़ का, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयंस हो, जो भी हो, पार्टिकल हो, तो इसमें जो क्वांटिटी था इज दैट क्वांटिटी नंबर, वो दैट क्वांटिटी नंबर हैविंग मास इक्वल टू इस एटमिक मास और मॉलिकुलर मास इन ग्राम्स। तो अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात होती है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन कितना मास कंटेन करेगा, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होगा वो अपने जो मॉलिक्यूलर मास के बराबर मास कंटेन करेगा। जो भी मॉलिक्यूल होगा, चाहे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में O2 रहेगा, तो O2 जो है वो क्या, O2 अगर लिखेंगे तो O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, एक का 16, तो 16 2 जा 32, तो 32 यहाँ पे U नहीं कहेंगे, यहाँ पे 32 ग्राम, बस यही चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 1 मोल ऑफ, एक जो मोल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मॉलिक्यूलर मास है ग्राम में, उस एटम का, उस मॉलिक्यूल का, उस आयन का, उसको बस ग्राम में लिखना है इसको। तो ये हो गया 1 मोल। तो 1 मोल जो है ऑक्सीजन एटम कितना मास कंटेन करता है, 32 ग्राम। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना मास कंटेन करता है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर हो जाएगा H2 हो जाएगा तो ये 2 ग्राम कंटेन करेगा। हाइड्रोजन एटम है तो 1 ग्राम कंटेन करेगा। तो जो इसका एटमिक मास हमने पढ़ा था, मॉलिकुलर मास जैसे हमने निकाला था, तो बिल्कुल बस U हटा देंगे, ग्राम लिख देंगे तो हो जाएगा। तो ये नंबर है जिसका मास जो होगा क्वांटिटी इन नंबर हैविंग मास इक्वल टू इट्स एटमिक मास एंड मॉलिकुलर मास। तो जो एटमिक मास मॉलिकुलर मास होगा वही जो है इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल, 1 मोल। अब 1 मोल, अब नंबर कितना होगा पार्टिकल का, 1 मोल कोई भी सब्सटेंस का जो नंबर होता है वो फिक्स होता है। जैसे डजन का फिक्स होता है 12, उसके बाद जो है जो जैसे ग्रॉस दिया हुआ है 144। तो इस तरह क्या, जैसे 1 डज़न अगर कहते बनाना भी कहते हैं तो आपके दिमाग में आ जाते हैं अरे 12 नंबर की बात हो रही है। फिर अगर 1 डज़न अगर एग्स कहते हैं तो आपके दिमाग में आ रहा है कि 12। तो ये जो 12 है वो तो फिक्स है। उसी तरह मोल में जो है ये नंबर जो है वो क्या है, फिक्स है।
ये जो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 ये नंबर फिक्स है और ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन नंबर है जिसको एवोगैड्रो ने निकाला था और इन्हीं के नाम से जो है इसका नाम हो गया एवोगैड्रो कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर। और ये कहाँ के थे? इटालियन थे। तो 1 मोल का कोई भी सब्सटेंस, जैसे 1 डज़न एप्पल, तो 1 डज़न एप्पल हो गया 12 नंबर। 1 डज़न अगर आपका नाम रामू है, श्यामू है, जो भी है, तो 1 डज़न सामू मीन्स व्हाट 12 नंबर हो जाएगा। तो कुछ भी चीज़ अगर हम डज़न कह देते हैं तो 12 आ जाता है। तो उसी तरह ये नंबर जो है फिक्स है। तो 1 मोल जो कोई भी सब्सटेंस रहेगा वो 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर को कंटेन करेगा या जो है उसका मॉलिक्यूलर मास जो भी होगा ग्राम में उसको कंटेन करेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है इक्वल होगा टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। ये तो बता चुके हैं हम कि इसमें क्या होगा। अब मैं थोड़ा सा इधर लेके चलती हूँ। 1 मोल ऑफ, आप जैसा देख रहे हैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, कितने एटम? कार्बन एटम कितने? इतने एटम। उसके बाद कितना 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का कितना हो जाएगा? 12 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितना एटम? तो इतना। कितना मास? इतना। उसके बाद 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हो। तो सबसे इजी है ये नंबर आपको याद रखना है। उसके बाद रिलेटिव मास ऑफ दोज पार्टिकल इन द ग्राम। उसके बाद 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये तो बहुत इजी है। और उसके बाद जो भी मासेज जो होगा वो ग्राम में होगा, बस यू के जगह क्या करना है? ग्राम में चेंज कर देना है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रही हूँ। तो ग्राम एटॉमिक मास जो होगा, एटॉमिक मास जब हम ग्राम में लिखते हैं तो क्या हो जाता है? ग्राम एटॉमिक मास, तो 1 ग्राम हो जाएगा। तो जैसे 1 यू लिख रहे हैं 1 ग्राम हो जाएगा। तो मोल में जनरली ग्राम एटॉमिक मास होता है, न कि एटॉमिक मास यूनिट हम लोग ग्राम एटॉमिक मास लिखते हैं। तो अब जैसा इसमें दिखाया गया है, अब ये क्या कर रहा है? 1 यू ऑफ हाइड्रोजन जो है 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन करता है। अब ये 1 यू हाइड्रोजन जो है 1 एटॉमिक मास कंटेन करता है। 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन जो है 1 यू एटॉमिक मास कंटेन करता है। और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएगा? 1 मोल एटम हो जाएगा। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज़ 1 मोल एटम। तो 1 मोल एटम क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का मास कितना था? 1 यू। अब इसको अगर हम 1 ग्राम कह देते हैं तो हम लोग 1 मोल कह सकते हैं इसको। और उसी तरफ एटम कितने हो जाएंगे? तो वही एटम तो फिक्स है इसका। उसके बाद जैसे ऑक्सीजन के केस में, तो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 यू कंटेन करता था। तो 1 मोल कितना कंटेन करेगा? तो 16 ग्राम। उसी तरह जो ऑक्सीजन में कितने एटम हो जाएंगे? तो 1 मोल ऑक्सीजन में कितने एटम हो जाएंगे? तो 6.022 इंटू 10⁻23। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास निकालने के लिए सबसे सिंपल है, हम जो है जैसे वाटर का हम लोगों ने क्या निकाला था? 18 यू निकाला था। लेकिन जब मोल कहेंगे तो 18 ग्राम हो जाएगा। वेरी इजी। देन नंबर ऑफ एटम कहेंगे तो ये हो जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कहेंगे तो इतना मॉलिक्यूल कंटेन करता है। तो अब जो केमिस्ट को चाहिए, कोई भी रिएक्शन अगर परफॉर्म करते हैं तो नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। अब इसको जो है नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल के लिए क्या चाहिए? उनको मास जो है ग्राम में चाहिए टू द नंबर, उसको रिलेट होना चाहिए। तो कैसे रिलेट होगा? तो हम जानते हैं कि कोई भी जो भी सब्सटेंस है 1 मोल अगर है तो उसमें इतने नंबर होंगे और उसके मास जो होंगे वो रिलेटिव मास इन ग्राम होगा। अब दूसरे वर्ड में अब ये जो वर्ड मोल है, मोल वर्ड आया था 1896 में विलियम ओसवाल्ड के द्वारा। और ये वर्ड ड्राइव हुआ था मोल से, जिसका मीनिंग होता है पाइल और हीप, जैसा आप देख सकते हैं। उसके बाद ये कंसीडर किया गया एटम जो है एक पाइल की तरह, एक जो है ढेर की तरह है। हीप मीन्स व्हाट? ढेर की तरह है। और ये जो यूनिट एक्सेप्ट किया गया था 1967 में।
और बहुत ही इसके वजह से क्या हो जाएगा हो गया कि simple to provide a simple way of reporting large number of massive heap of atom and molecule in a sample में जो सिंपल तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारे एटम को, उसको रिप्रेजेंट करने का ये अच्छा सा यूनिट हो गया। तो ये रहा मोल का पूरा। अब इसमें बहुत ही इजी है और हम एक एक करके हम लोग सब कैलकुलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग। अब 52 ग्राम ऑफ हीलियम है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम है, तो इसके मोल्स निकालने हैं। तो ये जो ग्राम दिए रहेंगे, गिवन मास दैट इज़ नकली मास, जो भी उस चेंज हो सकता है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो चेंज नहीं हो सकता, असली मास है उसका, तो असली मास दैट इज मोलर मास इज इक्वल टू मोल। तो यही होता है। तो यहाँ पे जो है गिवन मास जो है चेंज है। अब इतना मास लिया गया है, जैसे 1 kg लिया गया, 200 ग्राम लिया गया, लेकिन उसका मोलर मास तो फिक्स होगा हमेशा। हाइड्रोजन का तो मोलर मास हमेशा क्या हो जाएगा, हमेशा 1 ग्राम ही रहेगा। ओके, तो हाइड्रोजन का जैसे हीलियम का 4 रहेगा, जो मोलर मास होता है वो फिक्स होता है, गिवन मास चेंज हो रहा है, जो दिया गया मास है। तो ये हो गया गिवन मास हो गया नकली, डिवाइडेड बाय असली, मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। तो अब देखते हैं, बारी बारी से हमने निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स जो है n, गिवन मास m, मोलर मास m, कैपिटल M, नंबर n, और जो है एवोगैड्रो नंबर n0, और ये जो है हमको क्या निकालने के लिए कहा गया, हीलियम का एटॉमिक मास, तो 4u, और मोलर मास हो जाएगा मोलर मास क्या हो जाएगा 4g हो जाएगा। तो अब 4 ग्राम हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, तो नकली मास जो दिया हुआ है, जो चेंज हो सकता है, और डिवाइडेड बाय असली मास 4 इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स में क्या करेंगे, तो वही ऊपर में जो फिक्स है, नीचे में जो फिक्स वैल्यू है वो नीचे रखेंगे, और जो चेंजेबल है, जो नकली है, दैट विल कीप जो है न्यूमरेटेड पोर्शन में रखेंगे। तो गिवन मास तो दिया हुआ है, नकली मास, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, तो नकली नंबर ऑफ पार्टिकल, और ये क्या हो गया एवोगैड्रो फिक्स नंबर है, तो इसको हम लोग ऊपर रखेंगे, और ऊपर रखने के बाद, और यही दिया है ये n0 जो है वो क्या एवोगैड्रो कांस्टेंट है, तो ये जो पार्टिकल है तो उसको डिवाइड किया जाता है फिक्स, तो जो भी फिक्स वैल्यू होगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू, और उसी को चेंज करके भी दे सकता है, कभी कभी नंबर ऑफ मोल देगा, और उसके बाद आपको निकालना है कि कितना मास था, तो नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग फॉर्मूला तो जानते ही हैं, फॉर्मूला जो है नंबर ऑफ मोल का क्या होता है, ये ऐसे बैठा देंगे, इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, अगर नंबर है तो नंबर, और नहीं तो क्या हो जाएगा इसका मोलर मास हो जाएगा m। तो अब क्या हो जाएगा, अगर मान लो कि ये दिया हुआ है और आपको ये निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा, फिर से मैं बनाती हूँ, अगर मान लो कि इसी में से फॉर्मूला ड्राइव करना है, सिंपल है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, जो भी नकली आएगा, जो भी गिवन आएगा वो ऊपर रखेंगे, और जो असली है, जो चेंज नहीं हो रहा है, उसको नीचे रखेंगे, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। तो अब इसको जो है नंबर ऑफ मोल जो हो जाएगा, अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ, अगर आपको n है नंबर ऑफ मोल, उसके बाद जो है यहाँ पे n है, n या m जो गिवन मास जो दिया है नकली मास, या नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है, जो भी नकली पार्टिकल है, जो भी दिया हुआ है, उसके बाद असली हम लिखेंगे एवोगैड्रो कांस्टेंट, जिसका वैल्यू नहीं चेंज हो सकता है, जो कि ये वैल्यू है, और या दे सकता है m जो मोलर मास है। अब मान लो कि तुमको ये दिया हुआ है, इसमें तो ये फाइंड करना है, तो ये अगर दिया हुआ है और आपको ये निकालना है, हमेशा क्या पूछता है, या तो ये पूछेगा, नहीं तो ये पूछेगा, तो क्या करना है, तब जो फॉर्मूला हो जाएगा, हम इसको और इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो नकली मास जो होगा, जो गिवन मास निकालना रहेगा, जो n या
m निकालना है हम लोगों को, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू N0 बाई N0, या मोलर मास है तो मोलर मास, या जो मोलर मास, अगर मोलर मास दिया हुआ है तो मोलर मास, और नहीं तो एवोगैड्रो कांस्टेंट जो भी है। तो हम लोग इस तरह निकालेंगे। बस दो ही चीज़ दिया रहता है, या तो नंबर ऑफ मोल निकालना है, नहीं तो गिवन मास। ये तो वैल्यू फिक्स ही है, ये तो पूरा सबको पता है, तो ये तो फाइंड करने ही नहीं दिया जाएगा। तो आपको देखना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स, ये निकालना है या नहीं तो ये निकालना है। इस केस में जो है आपको जो है दो ही चीज़ निकालना है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ये निकालना है तो नहीं ये निकालना है। तो जब आप अच्छे से सीख जाएंगे तो बहुत ही आपको समझ में, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, गिवन मास। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, ये हमने लिख लिया, इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। जब गिवन मास पूछेगा तो मोलर मास मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब नंबर ऑफ मोल पूछेगा तो मोलर मास डिवाइड हो जाएगा। बस यही खेला होगा और कुछ नहीं होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब ये देखना है कि मॉलिक्यूल मास फ्रॉम मोल ऑफ मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे क्या है 0.4। अब मैंने क्या बताया, यहाँ पे मोल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, मोल दिया हुआ है, यहाँ पे n का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालना है, मास निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, मास निकालना है। ये क्या दिया है, मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है। अब ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है या एटम है। तो मॉलिक्यूल अगर है तो N2 है मॉलिक्यूल, तो मास कितना हो जाएगा 14 × 2, ये 18, ये 28 हो जाएगा। लेकिन जब एटम दिया हुआ है तो एटम का कितना वैल्यू होगा 14, क्योंकि एटम तो n ही है, लेकिन मॉलिक्यूल क्या है N2 है। तो ये ध्यान में रखना है, और कुछ भी नहीं है इसमें। उसके बाद अब यहाँ पे जो है नंबर ऑफ ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, तो क्या निकालना है, ये निकालना है, मोल निकालना है, और मास फ्रॉम अब नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ और नंबर पार्टिकल से मास निकालना है, तब कैसे निकालेंगे। और उसके बाद दूसरे में भी जो है इसमें एटम है, ये चीज़ देखना है, एटम देखना है, ये मॉलिक्यूल देखना है, दोनों। क्योंकि एटम का मास जो होगा हमेशा छोटा होगा मॉलिक्यूल से, तो कभी कभी जो है सेम भी हो जाएगा। जब वो ये एटम का जो मास जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमेशा अलग हो जाता है। तो जैसे नाइट्रोजन के केस में तो एटम का जो मास होगा 14 होगा, और जो मॉलिक्यूल का मास होगा वो कितना हो जाएगा 28, क्योंकि N2 के रूप में ये लाई करता है। तो इस तरह का हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो इस केस में क्या करेंगे। तो इस केस में जो है सबसे पहला तो हमने क्या किया, या तो मल्टीप्लाई होगा नहीं तो डिवाइड होगा। तो अब क्या निकालना है, ये मास निकालना है, गिवन मास, वो जो नकली मास था वो निकालना है। तो मोल का क्या फॉर्मूला था, m, उसके बाद m/m, ये नकली मास का स्मॉल m। तो अब क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, तो m = m × n। तो आप देख सकते हैं m × n किया गया है। m कितना है, मोलर मास कितना है नाइट्रोजन का, मॉलिक्यूल का, N2 का, तो 14 × 2 28, और इसके बाद 0.5 = 14 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ था 0.5, n = नंबर ऑफ मोल्स। तो इस तरह से दिए रहेंगे। अब हमने इसमें देख लिया कि कैसे कैलकुलेशन होते हैं, फॉर्मूला देख लिया, बट कैलकुलेशन जो है हम अदर वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।